चलो, धोलावीरा में कल क्या क्या लिखा दिया था मैंने? मनहर और मनसर नदियों के किनारे बचाओ जल्दी धोलावीरा स्थल प्राप्त हो। ओके, तो दोस्तों मैंने आपको यह बताया कि कहां पर स्थित है, कच्छ की खाड़ी में। नदियों के नाम क्या क्या है? मनहर एवं मनसर। यस, कई बातें सुनते जाओ। ये एक ऐसा स्थल है जो कि सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा सुव्यवस्थित बसा हुआ, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर शहर कहा जाता है। सबसे सुंदर शहर यही था। इसकी जो बनावट थी दोस्तों, ये इतने सलीके से की गई थी कि एक चार दीवारी बहुत ही बढ़िया वाली पत्थरों से बनाई मजबूती के साथ, एवं फिर इसके मेन गेट पर ऊंचा एक बोर्ड यहां पर लगाया गया, और ये जो बोर्ड लगाया गया इस पर लिखा गया कि धोलावीरा में आपका स्वागत है। ठीक है, तो ये यहां गेट, फिर इसके बाद में गेट से एंट्री करने के बाद 3 और शहर इसमें बनाए गए। 3 शहर और बनाए गए। जैसे ये शहर की फिर से अलग दीवार है, और ये शहर जो था वो गढ़ी क्षेत्र था। फिर एक निचला शहर भी बनाया गया, निचला नगर। तो हमेशा सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के 2 ही भाग मैंने आपको बताए, एक गढ़ी क्षेत्र और एक निचला नगर। लेकिन यहां एक तीसरा शहर और है, तीसरा शहर और है। इस तीसरे को नाम दिया गया मध्यमा। तो इस प्रकार से एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का शहर, थोड़ी आवाज बढ़ा दे रहे हैं, कहीं झुक झुक देखा है? आजा। तो एकमात्र ऐसा शहर जो 3 भागों में बटा हुआ है। तो 3 भागों में बटा हुआ शहर यदि कोई पूछेंगे तो क्या उत्तर होगा? धोलावीरा बटा शहर। तो 3 भागों में बटा हुआ शहर यही है। ओके, अब आपसे यदि पूछें कि बताइएगा कौन सा ऐसा स्थल है जहां दोहरा दुर्गीकरण प्राप्त हुआ है? धोलावीरा। समझ गए? एक दुर्ग, यानी कि दुर्ग का मतलब होता है 4 दीवारी बना देना। जैसे मान लो आप जयगढ़ में गए, जयगढ़ किले में गए, तो जयगढ़ में 4 दीवारी है कि नहीं है? है। जब जब 4 दीवारी होगी तब तब उसे दुर्ग कहेंगे। ठीक है, तो दोहरा दुर्गीकरण भी यहां से प्राप्त होता है दोस्तों। जैसे एक 4 दीवारी ये वाली, एक 4 दीवारी ये वाली, या एक 4 दीवारी ये वाली, एक 4 दीवारी ये वाली, या एक 4 दीवारी ये वाली, एक ये वाली, सभी के तो दोहरा है ना। तो दोहरा दुर्गीकरण भी यहां से प्राप्त हुआ है। अब साहिब, यहां पर ये जो बोर्ड लगा था इसे नाम दिया गया है साइन बोर्ड का, साइन बोर्ड। तो यहां पर अक्षर लिखे हुए थे धोलावीरा में आपका स्वागत। अभी मैंने तो गेट छोटा सा बनाया क्योंकि मेरा शहर इतनी सी दूर में बसा है, लेकिन जब शहर बहुत बड़ा बसा था तो बोर्ड कितना बड़ा था आप सोचिए ना प्लीज। बड़ा था कि नहीं था? तो अक्षर भी बड़े थे छोटे थे? 1.5 मीटर के अक्षर मिलते हैं। इसलिए बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी लिपि के अक्षर, तो सिंधु सभ्यता की लिपि के सबसे बड़े अक्षर कहां से मिलेंगे? ओके, तो यहां से सिंधु लिपि के सबसे बड़े अक्षर भी प्राप्त होते हैं।
सिंधु लिपि के सबसे बड़े अक्षर, और कितने अक्षर हैं ये? 26 अक्षरों में धोलावीरा में आपका स्वागत है। इतने बड़े अक्षर। अब जब खुदाई हो रही थी ना, जब ये साइन बोर्ड जो था वो जमीन पर गिर गया था, तो दबेगा तो गिरेगा ना। लकड़ी पर बनाया था इन्होंने, जिप्सम से अक्षर बनाए थे। जिप्सम से तो अक्षर बनाए। जिप्सम नहीं होता क्या? जिप्सम, हाँ, अपने जैसे आप एक तुलना कर सकते हो, अपने चीनी मिट्टी के बर्तन नहीं होते क्या, वो जिप्सम टाइप चीज से बने होते। तो उस प्रकार से गिल्ला करके एक तरह की मिट्टी को फिर उसका अक्षर बना करके उसको सुखा दिया, पका दिया, और फिर उसको चिपका दिया लकड़ी पर। तो लकड़ी पर ये बाद में चिपकाए हुए थे, तांबे की कीलों से इनको बांधा हुआ था। तांबा तो था ही ना, कांसा तो था ही। तो इस प्रकार से अक्षर, तो ये जमीन पर गिरे हुए थे। फिर इनको जब देखा तो नीचे लकड़ी गली हुई अवस्था में मिली, बाद में पता लगा। अब आपको एक बात और पूछेंगे, बताओ कौन से स्थल से साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले? सब प्रश्न आए हुए हैं साइन बोर्ड के साक्ष्य। अब यहां ये जो गढ़ी क्षेत्र है, यहां पर एक ऐसी मीनार मिली है दोस्तों, मीनार, जिस मीनार में अंदर से ऊपर जाने का रास्ता था, और बिल्कुल ऊंची मीनार वो प्राप्त हुई, ऊंची मीनार प्राप्त हुई। और उस मीनार के ऊपर जो है वो प्रयोग करने वाले साक्ष्य मिले। यानी कि ऐसा लग रहा है कि सूर्य की जो गति है उसको कील गाड़ करके अक्षर बना बना करके नापा जाता था कि सूर्य जो है ना, अभी इसकी छाया इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, तो साइन बने हुए। इसको कहा जाता है वेधशाला। तो अब बताओ वेधशाला कहां से मिली? ओके, अब यहां कच्छ में, राजस्थान की जैसलमेर क्षेत्र में, बाड़मेर क्षेत्र में, और कच्छ और बाड़मेर तो मिलता जुलता है। ये धोलावीरा बाड़मेर से बेमुश्किल 65 किलोमीटर दूर है, बाड़मेर की सीमा से। तो इसलिए बाड़मेर को ही मान लो आप तो धोलावीरा क्षेत्र का करीब करीब। बारिश कम होती है, बहुत ज्यादा होती है? कम ही होती है। हाँ, नहीं वो तो मैं मान गया, फिक्स तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल मैडम, लेकिन यदि तुलना करेंगे अपन झालावाड़ से तो एवरेज तो कम ही रहेगा ना, बहुत ही कम रहता है। कभी ऐसा आया कि बाड़मेर में बहुतायत से बारिश हुई और नदियां बह निकली, ऐसा नहीं आता। आप बाड़मेर के लगते हो मुझे तो। हाँ, एक बार 2006 में कवास और मलवा में बाढ़ आई थी, वो मुझे ध्यान है। बिल्कुल, हम क्योंकि बाड़मेर का मतलब बाढ़ जो है ना वो एक ही बार आई है, इसलिए वो हम जीके की किताबों में कवास और मलवा आरएस के टाइम खूब रट्टे मारे थे, ऐसी चिंता नहीं। खैर, फिर भी बाड़मेर में एवरेज से बारिश कम होती है और कच्छ में तो और भी कम होती है, इसलिए पानी की, पीने के पानी की समस्या है दोस्तों। पानी के लिए ये क्या करते थे? वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग करते थे, अर्थात जल संग्रह प्रणाली यहां पर विकसित थी। और वो कैसे थी सोचो तो जरा, नहीं सोचोगे तो मैं सोचवाऊंगा आपको कि खाली मैदानों में, जहां पर भी धोलावीरा के आसपास जो खाली खेत हैं उनमें कोई फसल नहीं की जाती, तो उन्हें साफ सुथरा रखा जाता था, चार दीवारी बना करके। उनका पानी फिर ढलान के माध्यम से आता था। अब जैसे खेत है, इस खेत का पानी जो है ढलान के माध्यम से जो है आएगा इधर, और फिर पानी आता था, तब इसके रास्ते में कुछ रखते थे। जैसे उनकी जो टेक्निक है इतनी बेहतरीन, इतनी बेहतरीन, कितनी बेहतरीन, इतनी बेहतरीन कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक आर्थिक परिषद ने इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया है 2020 में, 20 में, सॉरी 21 में, 21 में, 2021 में, 21 में। तो क्या टेक्निक थी जरा आप सोचो कि पानी को कैसे संग्रह करते थे। ढलान में पानी लिए गए, पहले मोटे पत्थर जो हैं वो रास्ते में इन्होंने लगाया, ढलान पर ही, बीच में नहीं। बीच में लगाएंगे तो पानी आएगा ही नहीं।
लेकिन जहां पानी डल करके जब गति पकड़ लेता है, फिर पानी जो है वो छन छन करके मोटे पत्थरों से काफी दूर तक आता चला जाएगा। पानी छनकर मोटे पत्थरों से आया तो मोटा कचरा बच गया, छोटा कचरा साथ आ गया। फिर इसके बाद में उससे बारीक पत्थर, छोटे छोटे जो कंक्रीट टाइप के होते हैं, जिनसे छत वगैरह डालते हैं, रोड़ी वगैरह जिसको अपन कहते हैं, उनकी एक लंबी परत जो है वो जमा दी गई। फिर दोस्तों इन्होंने यहां पर बजरी, बारीक बजरी की परत जो है यहां पर जमा दी, और ये बजरी से छन करके, और यहां जो है फिर मोटे पत्थर जैसे कि बजरी ढलान में फिसल करके इधर नहीं आए, और फिर ये पानी आता था और फिर ये तालाबों में इकट्ठा होता था। इस प्रकार के एक तालाब की बात नहीं, दो तालाब की बात भी नहीं, चार की भी नहीं, 8 की भी नहीं, 16 तालाब मिले। कितने? 16 तालाब। और इन तालाबों के निर्माण में उन्होंने बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाले सफेद पत्थरों का प्रयोग किया, सफेद पत्थरों का प्रयोग किया। और इन सफेद पत्थरों के कारण जो धोलावीरा शहर है, उस शहर के हर पोर्शन में ये तालाब मिले। जैसे इसमें भी एक तालाब, यहां पर एक तालाब, यहां पर एक तालाब, यहां पर एक तालाब, यहां पर, इस प्रकार से दोस्तों सभी क्षेत्रों में ये तालाब इन्होंने बनाए। और इतने तालाब होने के कारण ये दूर से सफेद रंग का नजर आता है, दूर से। और सफेद को गुजराती और राजस्थानी में धोड़ा कहते हैं, धोड़ा, और इसी से इसका नाम क्या हो गया? धोलावीरा। ठीक है, तो ये तालाब हो गए दोस्तों। ये वाटर हार्वेस्टिंग जो प्रणाली है आज जिसकी दुनिया बात कर रही है कि बारिश के पानी को जमीन में एंट्री कराओ, ये उस जमाने में बारिश के पानी को इकट्ठा करके और उसे तालाब बना लेते थे, जिससे पानी जमीन में भी जाता था, साफ सुथरा पानी। और ये पानी पीने के लिए इन तालाबों के किनारे ये बाकायदा सीढ़ियां बना करके और बाद में पानी लेकर के जाते थे सीढ़ियों के द्वारा। और उसमें भी कई दीवार तालाब की इस प्रकार की बनाई जाती थी कि पानी तो आ सकता था लेकिन व्यक्ति वहां गंदा करने के लिए नहीं जा सकता था। तो पानी सीढ़ियों का आया तो यहाँ का पानी जो है उसी को भर करके ले जाते थे, बाकी का पानी स्टोर उधर होता रहता था और आता रहता था। इस प्रकार की अच्छी व्यवस्था, इसीलिए इसको संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया, विश्व विरासत में इसे शामिल किया गया। और 21 जुलाई, सॉरी यार जुलाई है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं डेट अभी देख लूंगा, 27 जुलाई हो सकता है शायद, जुलाई 2021 में ऐसा किया गया। ये क्वेश्चन पिछली बार आरएस प्री में पूछ लिया, पिछली बार के आरएस प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कब शामिल किया गया था, तो 2021 में पूछा और 21 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये बातें मैं बहुत सारी पढ़ा चुका, आपको मैं कुछ लिखवा दूं क्या? हाँ जी लिखवा दो, ठीक है। वैसे मैं कुछ दिखा दूं तो और भी बढ़िया रहे, नहीं क्या? हाँ चलो पहले आप देख लो, जिससे आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए कि क्या लिखना है। चलो, गुजरात में आज जितने भी पर्यटक जाते हैं उनमें से आधे पर्यटक धोलावीरा जाते हैं, तो अपन भी चलते हैं आज धोलावीरा में। गुजरात पर्यटन विभाग ने बढ़िया हाईवे बना दिए, यहां तक एकदम टूरिज्म का डेवलपमेंट किया है, समझ रहे हो? ये तो धोलावीरा आपको चेंज हो रहा है, देख लो चारों तरफ आपको कच्छ की खाड़ी के नजारे दिखेंगे। ये तालाब सीढ़ियां दिख रही हैं, तालाब सीढ़ियां, तालाब सीढ़ियां, तालाब सीढ़ियां, ये दूर ये कच्छ की खाड़ी का पानी दिख रहा है आपको दूर। अब इसको तो छोड़ो, ये कंस्ट्रक्शन ईंटों का। अब अपन इमेज पे चलते हैं, आ जाओ सा इमेज।
तो एक तो तालाब का दृश्य अपन देखते हैं, तो ये लो तालाब, सीढ़ियां हैं बाकायदा, देखिएगा इधर, ठीक है, बाकायदा सीढ़ियां, जाकर ये पानी लिया और चुपचाप आ जाओ, इतना साफ सुथरा काम दोस्तों। क्या नहीं, बहुत ज्यादा नीचा तो नहीं है, लेवल ठीक है इसका। अब आप इसको देखेंगे तो ये जैसे ये जो क्षेत्र था, जिस क्षेत्र में पानी को लेकर के आते थे, क्या हो रहा है, तो ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है। आज भी इसकी समानांतर चीजों को देखें, इतने सिद्ध में मकान बनाए गए हैं कि आज भी अपना कोई मिस्त्री है ना, वो टेढ़ा कर सकता है, लेकिन आज से 5000 साल पहले के जो लोग थे, 4000 साल पहले के लोग थे, बड़े शानदार तरीके से बसे थे, बहुत ही बढ़िया तरीके से। गलियां देखो आज भी इनकी एकदम सीधी गलियां हैं, सीधी सपाट, बहुत ही सुंदर शहर था। और यार ये क्या हो रहा है, मैं इमेज की बात कर रहा हूं, अच्छा इमेज में वो आ गए क्या, और बात करेंगे तो हाँ, इसमें धोलावीरा, ये कच्छ की खाड़ी है जिसके बीच में से निकला था इनका, मैं वो चीज दिखाना चाह रहा हूं आपको। ये गुजरात सरकार ने वो लगाए हैं हाईवे बना करके, और ये मैंने आपको बता ही दिया। ये जो है तालाब जो बनाया गया था, तालाब, तो इस तालाब के जैसे देखो, ये ढलान में है, आप बता रहे थे ना बहुत ढलान में नहीं है, तो ये जो जमीन है ना ऊपर की, जहां से पानी आता था, उसे काफी ढलान में बनाया गया था। तो इस प्रकार से पानी को, ये जो नाली है, इस प्रकार से गुजारते गुजारते यहां से पानी दिख रहा होगा कोई कोष्टक, पानी आने के लिए गेट, चैनल गेट, तो इतना बढ़िया इनका सिस्टम था, समझ रहे हो, सीढ़ियों से पानी लाना, एकदम सुव्यवस्थित काम। धोले पत्थर दिख रहे हैं, धोले धोले, धोलावीरा, ये पत्थर व्हाइट कलर के, यहाँ पे कुछ मैले हो गए होंगे बहुत सालों से जी। और अब मैं कुछ एक और आपको बताना चाह रहा था, ये अपने मोदी जी ने बनवाई दिया है, जाओ रे, गाड़ियों का प्रचार क्यों होता है, अपन धोलावीरा की बात करते हैं तो ये उसका उपग्रह से लिया हुआ सैटेलाइट इमेज है। ये चारों तरफ कच्छ की खाड़ी है, उसमें कादिर बेट, कादिर द्वीप है, दिख रहा है, ये कच्छ की खाड़ी है, उसमें कादिर द्वीप है, तो उस कादिर द्वीप के ऊपर जो है ये धोलावीरा स्थित है। ये चारों तरफ जो है ये खाड़ी का पानी आपको दिख रहा होगा कच्छ की खाड़ी के, तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है, पूरी जानकारी आप रखें, क्योंकि यूनेस्को विश्व विरासत सूची में एक ही स्थान है जो सिंधु घाटी सभ्यता का है, यही, तो इसको शामिल किया गया। तो इस बारे में क्वेश्चन अक्सर आते ही है, क्योंकि बहुत सारी नई बातें हैं यहाँ पर, तो आप लोग बिल्कुल इमेज बना करके रखें इस प्रकार से जो है, ठीक है। ये वो जो टूरिज्म का डेवलपमेंट हुआ था, वो ये कुछ कुएं बनाए गए गोलाकार आकार में, ये देखिएगा इनकी व्यवस्था, तो पत्थरों का निर्माण भी अच्छी तरह से उन्होंने किया था, ये इनकी ईंटों का निर्माण एकदम सीधा समानांतर, तो कुल मिलाकर वही चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। कुछ और एक दो बात थी, एक दो मुझे वेधशाला दिखानी थी, और ये वाटर हार्वेस्टिंग का देखिए, पानी को नीचे से ले जाने के लिए भी इनकी व्यवस्था, देख पा रहे हो, नहीं नहीं देख पा रहे, अच्छा विजिट भी करूं क्या, तो मुझे पहले बताते ना बावड़ी। एक तो यार ये क्या है, टेक्नोलॉजी में मैं मुझे लगता है कमजोर हूं, ले मैडम विजिट कर दिया, अब
अच्छा, ओ क्या बात है। तो इस प्रकार की व्यवस्था, ये जो चार दीवारी बनाई गई थी उसके कुछ हिस्से बाकी हैं अभी भी। उनके द्वारा जो कंस्ट्रक्शन किया गया था वो पत्थर की ईंटों का बना करके मिट्टी इकट्ठी होती चली गई, और तो इसमें कुछ खास लग नहीं रहा। हाँ साहब, स्वागत बोर्ड यार वो कैसे लाऊं मैं बता। ये कुछ एक निर्माण है, ये वाले कितने, ये पुरानी ईंटें आज भी बोल रही हैं कि हम 5,000 साल पुरानी है, लेकिन लगी हुई है मजबूती के साथ में। ये यहां पर इसके बारे में वो दो बातें सुन लो। इसे स्टेडियम कहा गया है, ये मैं बताना भूल गया था। स्टेडियम, ये वाला जो स्टेडियम है, इसके सामने खेल का मैदान उस जमाने का बना हुआ, और यहां बैठने की व्यवस्था ओपन थिएटर टाइप कोई चीज है। तो स्टेडियम के साक्ष्य कहां से मिले? धोलावीरा से। ये भी संयोग से बहुत बढ़िया रहा, आपको देखने का मौका मिला। स्टेडियम इतना प्यारा है, आज भी आप लोग यहाँ पर बैठो तो दो पल सुकून के बिताने के अवसर यहाँ पर मिलेंगे। तो बस दोस्तों, वो और बाकी तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ अपन कोई काम की चीज अपने को मिलेगी। मैं यार वो वेधशाला दिखाना चाह रहा था और वो आज आ नहीं रही, कहाँ गई पता नहीं। टाइप करूं यूं? चलो तो मैं टाइप ही कर देता हूँ, देखो मैं तब तक आ ही जाए तो। वहां के जो बाड़मेर के जो लोग हैं ना, वो धोलावीरा क्षेत्र में आज भी जाते हैं और लंबे समय तक 3-4 महीने तक ऊंट चरा के आते हैं। तो वो भी एक दृश्य है यहाँ पर, ये देखो। समझ रहे हो ना? ये तो बाड़मेर के क्षेत्र के लोग यहाँ आज भी जाते हैं ऊंटों को लेकर के, और बढ़िया तरीके से। यार वो वेधशाला कहाँ गया? मुझे लगता है मैं टाइप ही कर दूं तो ठीक रहेगा। चलो तो मैं टाइप कर रहा हूं। एक और ही चीज दिखा रहा है, नहीं ये भी कुछ और ही। आप लोग बस वो आज नहीं आया, मतलब किस्मत अपनी ऐसी है, कोई बात नहीं। आप लोग अब जो है लिखना स्टार्ट करेंगे धोलावीरा में। लिखना स्टार्ट करो दोस्तों, धोलावीरा लिखेंगे। धोलावीरा की खोज, धोलावीरा की खोज जगपति जगपति जोशी ने 1967-68 में 1967-68 में की थी। 67-68 में की थी, जबकि हाँ क्या लिखा है? हाँ, जगपति जोशी ने की थी इसका उत्खनन। अच्छा चलो, जबकि इसका उत्खनन, मतलब उत्खनन पे आना है, खोज के बाद में मुझे तो जबकि से आओ या तबकि से आओ। तो जबकि इसका उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने, रविंद्र सिंह बिष्ट ने, आपकी RS बिष्ट लिखा होता है बुक्स में, गाइड्स में,
R.S. बिष्ट जी। तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1997-98 में किया। उन्नीस सौ 97-98 में किया। 2001 में 2001 में कच्छ के भूकंप के समय, कच्छ के भूकंप के समय इसका उत्खनन बाधित हुआ। बाधित यानी बाधा पहुंच गई ना, इसका उत्खनन बाधित हुआ। ओके। तो बहुत सारा प्रदेश जो भूकंप आया ना, कच्छ का में बहुत खतरनाक भूकंप आया था आपके जन्म के टाइम में, 2001 में जन्म हुआ होगा ना लगभग। तो उस समय बहुत खतरनाक भूकंप आया था, क्योंकि आप लोगों को धरती संभाल नहीं पा रही थी, हिल रही थी। वही तो, इसलिए उस भूकंप में जो है इस कादिर द्वीप का बहुत सारा हिस्सा कच्छ के रण में समा गया, इसलिए पूरा धोलावीरा सामने आ नहीं सका। फिर वो जो उत्खनन था वो वहीं पर ड्रॉप हो गया। ठीक है, ओके दोस्तों। एक दो बातें और मैं आपको बताऊं तो गुजरात के मैप में देखो पहले। हाँ साहब, कच्छ बोल रहे हो क्या? आप लोगों को एक बात का पता है क्या कि राजस्थान में कर्क रेखा कहां से गुजरती है? अरे वाह, फिर तो होशियार हो यार, सच में होशियार हो। तो मैं यदि डूंगरपुर बांसवाड़ा से यदि निकालूं तो ये यहां तक का प्रदेश, और ये फिर यहां जो है इस प्रकार से राजस्थान, ये जो कर्क रेखा निकलती है वो धोलावीरा को काटती हुई निकलती है। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है? ओके, एक बात समझ में आई, कर्क रेखा पर स्थित है। दूसरी बात दोस्तों, यदि कोई लेक सिटी है, झीलों का या तालाबों की कोई नगरी है, तो वो कौन सी है? क्योंकि 16 बड़े बड़े तालाब हैं, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता की लेक सिटी कहा जाता है। तो ये बात नीचे लिखे। धोलावीरा को कर्क रेखा पर स्थित शहर, धोलावीरा को कर्क रेखा पर स्थित सिंधु शहर एवं बड़ी संख्या में तालाबों के कारण लेक सिटी कहा जाता है। लेक सिटी कहा जाता है। ठीक है, ओके, आगे लिखेंगे इसमें। धोलावीरा
तीन भागों में धोलावीरा तीन भागों में बटा हुआ, तीन भागों में बटा हुआ था। तीनों के पृथक पृथक, तीनों के पृथक पृथक चार दीवारी, चार दीवारी एवं एक परकोटा तीनों शहरों के चारों ओर बनाया गया। एक परकोटा तीनों शहरों के चारों ओर बनाया गया। बनाया गया। इस प्रकार दोहरा दुर्गीकरण, इस प्रकार दोहरा दुर्गीकरण प्राप्त होता है। बीच के भाग को, बीच के भाग को मध्यमा नाम दिया गया। ओके, भाषा से इतना नहीं मैं लिखा पाया जितना कि इस छोटे से चित्र में मैंने इतनी बातें आपको समझा दी। तो लगे हाथ खींच दो चार लाइनें, क्योंकि ये पढ़ोगे तो रट्टे मारने पड़ेंगे, ये देखोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसा महसूस होगा कि धोलावीरा घुमा के लाया हूं आपको मैं। तो बना दो इसको। आप लोग कितनी बजे आते हो? 7 बजे। वाह, 7 से 8 कौन सी क्लास होती है? अरे वाह, क्या बात। और फिर कितने बजे तक क्लास होती है? 1 बजे तक। उत्तरी पढ़ना तो पड़ेगा।
थोड़ा ज्यादा है। शायद जून में आपकी वैकेंसियां 101% आ जाएंगी। फाइनेंस ने स्वीकृति दे दी है, आरपीएससी को अभ्यर्थना भेज दी गई है। कब विज्ञप्ति जारी करते हैं? लेकिन आरपीएससी में समस्या क्या है कि मेंबर्स उलझे हुए हैं, कुछ मेंबर्स जो है वो धांधली में पकड़े जा रहे हैं, तो वो सब अपने आप को बचाने में लगे हैं, उनको वैकेंसी से मतलब नहीं है। लेकिन सरकार का प्रेशर है कि अब यदि वैकेंसी नहीं निकालोगे तो फिर कब निकालोगे? चुनाव तो हमारा होने ही जा रहा है। नहीं नहीं, ये मत लिखना, मैं लिखाऊंगा। अरे डायग्राम बना दिया क्या? ओके, अब मैं लिखा रहा हूं आपको। मैडम साइन बोर्ड बनाओ ना, ऐसे एंट्री गेट के बिना बताओ तो। साइन बोर्ड बहुत जरूरी है, जला से नाम लिखना जरूरी है। यस जी। जून में आपकी वैकेंसियां 101% में इसलिए बोल रहा हूं, सरकार का प्रेशर है आरपीएससी पर। जो नया मेंबर बनाया जाएगा उसको यही जिम्मेदारी की परीक्षा की डेट दिसंबर तक जरूर आ जाए। यदि दिसंबर के बाद परीक्षा की डेट पीएसआई की और आरएस की दी गई, ये सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आ सकती। और गहलोत ने ठान रखा है, आचार संहिता में एग्जाम में कोई समस्या नहीं है, नई वैकेंसी नहीं आ सकती, नई घोषणा नहीं हो सकती, पुरानी प्रोसेस तो चलेगी। और चूंकि सितंबर में आचार संहिता लगने वाली है, इसलिए 110% फार्म पहले भराए जाएंगे, परीक्षा की डेट पहले आएगी। तुम तो ये मान लो कि आज वैकेंसी आ चुकी है, मैंने तुम्हें कह चुका हूं, पढ़ लो बस, दिन रात पढ़ लो। अभी ये है, बाहर मिलेंगे ना? हाँ, समझा कर बात को। तो अब मैं लिखा दूं, लिखो। नहीं, अपन दोस्त की तरह बैठ के बाहर सारी बात बताएंगे, अंदर की बाहर की सारी। किला, दुर्ग और गढ़ी। किला होता है ऊपरी इलाके में, बहुत बड़ा इलाका, ठीक है। दुर्ग और किला पर्यायवाची है। गढ़ी का मतलब जो दुर्ग जितना बड़ा नहीं होता, किले जैसा नहीं होता, लेकिन छोटा क्षेत्र होता है, उसे गढ़ के बजाय गढ़ी कहते हैं। दुर्ग और किला कोई बहुत अंतर नहीं, एक ही चीज। जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है या किला है? दोनों ही है, एक ही बात। चित्तौड़गढ़ का किला, जोधपुर का किला, जयगढ़ का किला, जयगढ़ दुर्ग, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं इनमें। तो गढ़ जो है वो भी एक ही बात है, गढ़ दुर्ग किला एक ही बात है। लेकिन गढ़ में थोड़ा सा है कि गढ़ जो है जमीन पर भी हो सकता है, उसका आकार छोटा होता है। गढ़ उसको कहते हैं जब चार दीवारी से सुरक्षित कर दें तो उसको बोलते हैं गढ़, और गढ़ से छोटी होती गढ़ी, ठीक है। ओके, तो अब मैं लिखा दूं, लिखें दोस्तों। ये बात तो लिख चुके हम, ये बात भी लिख चुके हैं, ये लिखेंगे, ये भी हो गई। एक मिनट रुको, दोहरा दुर्गीकरण भी हो गया। हाँ, ये यहां से शुरू करेंगे। धोलावीरा के मुख्य प्रवेश द्वार पर, धोलावीरा के मुख्य प्रवेश द्वार पर, धोलावीरा के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक साइन बोर्ड प्राप्त हुआ। साइन बोर्ड प्राप्त हुआ, साइन बोर्ड प्राप्त हुआ, जिसमें सिंधु लिपि के 26 अक्षर, जिसमें सिंधु लिपि के 26 अक्षर, 26 अक्षर लगे हुए थे। इन अक्षरों को
इन अक्षरों को सिंधु लिपि के सबसे बड़े अक्षर सिंधु लिपि के सबसे बड़े अक्षर माना जाता है। माना जाता है। ओके, आगे लिखेंगे। धोलावीरा की सबसे बड़ी विशेषता, अगली लाइन, धोलावीरा की सबसे बड़ी विशेषता जल संग्रह प्रणाली, या अंग्रेजी में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जल संग्रह प्रणाली, जल संग्रह प्रणाली थी। वर्षा जल को साफ करने की विधि के द्वारा, वर्षा जल को साफ करने की विधि के द्वारा, साफ करने, जल को, पानी को साफ करना, साफ करने की विधि के द्वारा 16 तालाबों में संग्रहित किया गया, 16 तालाबों में संग्रहित किया गया। और विश्व में यह व्यवस्था धोलावीरा में ही पाई जाती है। धोलावीरा में ही पाई जाती है, पाई जाती है। लिख दिया। अतः यूनेस्को ने धोलावीरा को भारत की 40वीं विश्व धरोहर साइट, 40वीं विश्व धरोहर साइट, विश्व धरोहर साइट के रूप में 2021, वो डेट क्या है जुलाई का पता नहीं, देख लिया क्या आपने? ठीक है, तो 2021 में 27 जुलाई को पंजीकृत किया। 28 है, 28 कर दो, 28 जुलाई को पंजीकृत किया, पंजीकृत किया। ओके, तो आपसे यदि पूछ लें कि धोलावीरा की सबसे अच्छी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग, जल संग्रह प्रणाली। आज जरूरत है दुनिया को, और उन लोगों ने इतने साल पहले इतना अच्छा सिस्टम बनाया, हम लोगों को सीखने की जरूरत है उनसे, इसलिए इसको ये सम्मान जो है वो दिया गया। आगे लो दोस्तों, आगे लिखें। धोलावीरा से सौर वेधशाला, धोलावीरा से सौर वेधशाला, सौर सूर्य, सौर वेधशाला, कोमा, तो एक तो सौर वेधशाला यहां से मिली है, मैंने बताया आपको। दूसरा स्टेडियम, हाँ, स्टेडियम के सौर वेधशाला, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं।
आगे लिखेंगे, आगे लिखिए। धोलावीरा से घोड़े की मिट्टी की मूर्ति, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति एवं अनेक बाट, अनेक बाट 1 किलो 2 किलो 5 किलो जो लो सो बाट प्राप्त हुए। जिनका अनुपात 1 2 4 8 और 16 है। 1 2 4 8 16 है। ओके दोस्तों, मतलब 1 किलो, फिर 2 किलो होगा, फिर 4 किलो होगा, फिर 8 किलो होगा, फिर 16 किलो होगा। उस जमाने में यही अनुपात था। आजकल हमारे यहाँ बाट 1 किलो का है, 2 किलो का है, फिर 5 किलो का है, फिर 10 किलो का है, फिर 50 किलो का है, फिर 100 किलो। अभी हम 100 को पूर्णांक मानते हैं। हाँ, आधे किलो का भी मिलता है, आज मिलता है उस वो तो मिलते हैं। मैं तो 1 किलो के आगे की बात कर रहा हूँ। पत्थर के बने हुए हैं बाट, सारे पत्थर के बने हुए हैं, और एक आकार है पत्थरों का, उन बाटों का, और वो है गोलाकार, गढ़े गए हैं, अनुपात समान है। मोहनजोदड़ो में जो बाट मिले उनका और यहाँ के बाटों में, पूरी सिंधु सभ्यता के बाटों में एक जैसी समानता है। यही तो बात है। इनका जैसे तोल, आज हमने 1 किलो जो है उसको मान लिया। अब 1 किलो भी एक निश्चित वजन है, उसको मान लिया हमने कि इतना होना चाहिए तोल करके। इनका जो अनुपात है वो 1 किलो से काफी कम है, लगभग 600 ग्राम के आसपास है। इनका जो एक है ना, छोटा बाट जो है वो 600 ग्राम के, तो उनका वही नाप था। जैसे ज्यादा दूर क्यों जाते हो, अंग्रेजी काल में 1 किलो नहीं था, 1 शेर चलता था। 1 शेर, 2 शेर, 5 शेर नहीं, अभी भी है तो हाँ, 1.25 शेर। तो ये हमेशा अलग लग रहा है, लेकिन आश्चर्य की बात है हमारी संस्कृति में ये अनुपात कुछ समय पहले तक प्रचलित था। कैसे? ऐसे हम 16 को पूर्णांक मानते थे। मेरे बापूजी आज भी मेरे से बात करते हैं तो मेरे को कई बार कहते हैं नहीं तू 16 आना सही करे, कई बात कहते हैं ना 8 आना गलत है तेरी बात। तो इसका मतलब आधी बात गलत है, आधी सही है, 16 पूर्ण है। तो ये 16 का अनुपात था। हम 16 आना यानी 1 रुपया, 8 आना यानी कि 50 पैसे, 4 आना 25 पैसे, 2 आना और 1 आना, ये पहले प्रचलित था। 8 अन्नी में 8 आना, 8 और अन्नी 8 आना जा रहे बावले। तो ये आपने लिख दिया। चलो इसी के साथ दोस्तों अपना धोलावीरा समाप्त होता है। हेडिंग डालो लोथल, लोथल।